हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम इतिहास में गुप्त साम्राज्य के शासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गुप्त साम्राज्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य कहलाता है और यह बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। ऐसा माना जाता है कि इस साम्राज्य ने 300 वर्षों तक शासन किया था और गुप्त साम्राज्य को इतिहास में स्वर्ण युग, पेरिकलन युग तथा आंगस्टन युग के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त राजवंश या गुप्त वंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी में गुप्त वंश प्रमुख हैं। वाकाटक वंश, मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में वाकाटक वंश के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अगर आप लोग वाकाटक वंश के बारे में विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो को देखिए। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश व बिहार में था। गुप्त राजवंश के इतिहास के साधन। अब हम गुप्त राजवंश के इतिहास के साधनों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इतिहास में कौन से ऐसे साधन थे जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त राजवंश का इतिहास हमें साहित्यिक और पुरातत्वीय दोनों ही प्रमाणों से ज्ञात होता है। साहित्यिक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जो कि किसी कवि तथा किसी लेखक द्वारा लिखा गया हो, जैसे कि कालिदास की मालविकाग्निमित्रम तथा विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम आदि, ये सब साहित्य के अंदर आते हैं। पुरातत्वीय स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जो कि किसी पत्थर आदि पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं तथा लिखवाए जाते हैं। सबसे पहले है साहित्यिक साधन, जिसमें है पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण तथा ब्रह्मांड। इन 3 पुराणों की सहायता से गुप्त साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण की जानकारी हमें प्राप्त हो। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक से गुप्तवंशी नरेश, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। शूद्रक कृत मृक्षकटिक और वात्स्यायन के कामसूत्र से भी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था, साथ ही नगर जीवन के बारे में भी हमें पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण से जानकारी, अर्थात गुप्त काल में कुछ विदेशी यात्री भी आए थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी दी है। सबसे पहले हैं फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे, जो कि गुप्त वंश का एक शासक कहलाता है। इन्होंने मध्य देश की प्रजा के बारे में हमें जानकारी दी थी। फिर हुएनसांग आए, इन्होंने भी गुप्त साम्राज्य पर शासन करने वाले अनेक शासकों के बारे में हमें जानकारी दी, जैसे कुमारगुप्त, नरसिंह बलादित्य आदि। साहित्यिक साक्ष्यों के पुरातत्वीय पुराणों से भी हमें गुप्त वंश के इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में पर्याप्त सहायता मिलती है। इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है।
अभिलेख। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि आखिर अभिलेख कहते किसे हैं। तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो कि किसी पत्थर तथा धातु पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं तथा राजाओं द्वारा लिखवाए जाते हैं ताकि उनके बारे में लोग पढ़ सकें और जान सकें। सबसे पहले है समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख। इससे हमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक तथा उनके दिग्विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से मिला गुहा लेख। इससे हमें चंद्रगुप्त के दिग्विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता था और उसके इस स्तंभ लेख से हमें हूणों के आक्रमण के बारे में पता चला। सिक्के किसी भी साम्राज्य की और इतिहास में घटने वाली घटनाओं आदि के बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत कहलाते हैं। उसी तरह गुप्त साम्राज्य में भी कुछ सिक्के थे जिससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हैं स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। फिर है रजत सिक्के। रजत सिक्कों को रूपक या रुपयक कहा जाता था। तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से हमें समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र हनन सिक्के, जिससे हमें पश्चिम में शक विजय की जानकारी प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के एरण और भीलसा से रामगुप्त के सिक्के, जिससे हमें इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है स्मारक। तत्कालीन कला और स्थापत्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तत्कालीन सम्राटों एवं जनता के धार्मिक विश्वास की जानकारी भी हमें गुप्त साम्राज्य के स्मारकों से प्राप्त। साम्राज्य के शासक व शासनकाल। ये गुप्त साम्राज्य के शासक और शासनकाल का समय, जिसको कि हम इस चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं श्रीगुप्त, जिनके शासनकाल का समय 240 से 280 माना जाता है। फिर है घटोत्कच गुप्त, जिनके शासनकाल का समय 280 से 319 माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनके शासनकाल का समय 319 से 350 तक माना जाता है। फिर है समुद्रगुप्त, जिनके शासनकाल का समय 350 से 375 माना जाता है। रामगुप्त, जिनके शासनकाल का समय 375 है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके शासनकाल का समय 375 से 415 माना जाता है। कुमारगुप्त, जिनके शासनकाल का समय 415 से 455 माना जाता है। स्कंदगुप्त, जिसके शासनकाल का समय 455 से 467 माना जाता है। नरसिंहगुप्त बलादित्य, जिनके शासनकाल का समय 467 से 473 माना जाता है। कुमारगुप्त, जिनके शासनकाल का समय 473 से 477 माना जाता है। नरसिंहगुप्त बलादित्य, जिनके शासनकाल का समय 495 से 530 तक माना जाता है। अब हम इन गुप्त साम्राज्य के शासकों और उनके शासनकाल के बारे में। श्रीगुप्त, जिनके शासनकाल का समय 240 से 280 ईस्वी तक माना जाता है। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक और पहले राजा माने जाते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला है वह है श्रीगुप्त।
श्री गुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने 500 वर्षों बाद सन 671 से सन 695 के बीच में किया। पुराणों में कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत तथा मगध में फैला था और श्री गुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। अतः श्री गुप्त किसी के अधीन शासक था। घटोत्कच गुप्त, जिनके शासनकाल का समय 280 से 319 तक माना जाता है तथा घटोत्कच गुप्त श्री गुप्त के बेटे थे और गुप्त साम्राज्य के दूसरे उत्तराधिकारी हुए। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी और कहीं कहीं इन्हें पहला गुप्त शासक कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनके शासनकाल का समय 319 से 350 तक माना जाता है और ये घटोत्कच गुप्त के बेटे थे तथा गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुए। चंद्रगुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक बना। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि प्रशस्ति किसे कहा जाता है। प्रशस्ति उसे कहते हैं जो राजाओं द्वारा अपने लिए लिखवाए जाते थे। इसमें राजा अपनी दिग्विजय, साम्राज्य विस्तार आदि के बारे में लिखवाते थे, जिससे लोग उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और इसे पढ़ सकें। कई राजाओं ने तो अपनी प्रशस्ति में अपने साम्राज्य तथा अपने बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर भी वर्णन किया है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था तथा इस वैवाहिक संबंध से उसने अपने साम्राज्य में राजनैतिक सुदृढ़ता लाई तथा आर्थिक संपन्नता। राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के शासनकाल का समय 350 से 375 ईस्वी तक माना जाता है तथा यह चंद्रगुप्त के बेटे थे और गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुए। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में इन्हें नामित किया जाता है और इन्हें पर क्रमांक भी कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ दक्षिणापथ था। इसमें उसके 12 विजयों का हमें उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त का देहांत 380 ईस्वी में हुआ था, जिसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, राजा बना। कहा जाता है कि विक्रमादित्य भी एक बहुत ही कुशल और योद्धा शासक थे। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के समय के मंत्री तथा दरबारी कवि थे, और समुद्रगुप्त को भी एक कवि तथा संगीतज्ञ कहा गया है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय व साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है।
काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। वैदिक धर्म के अनुसार समुद्रगुप्त को धर्म व प्राचीर बंध यानी धर्म की प्राचीर कहा गया, अर्थात जो समुद्रगुप्त था वह हिंदू धर्म को मानता था और वह एक धर्मनिष्ठ शासक कहलाया। समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित थे। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसकी अधीनता स्वीकार करती थी। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त शासक बने, जिनके शासनकाल का समय 375 ईस्वी माना जाता है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन इसके राजा बनने से विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त। जो रामगुप्त थे वह बड़े होने के नाते शासन की सत्ता उनके हाथ में आ गई थी, लेकिन ये राजा बहुत ही निर्बल और कायर माने जाते थे और इतिहास में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को भेंट कर दी गई थी, क्योंकि शकों ने इन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था। और इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त थे, जो कि एक वीर और कुशल राजा थे। उन्होंने इनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज से छुड़ाया तथा उन्होंने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। अब शासन की सत्ता चंद्रगुप्त के हाथ में आ गई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके शासन का समय 375 से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ था। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्त देवी से हुआ था। यह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ और इसने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विस्तार हुआ। हालांकि विक्रमादित्य के अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवाश्री आदि हैं। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश, वाकाटक और कदम्ब राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई थी। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने वाकाटक वंश के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक साम्राज्य के एक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था और उसके कुछ समय पश्चात ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी तथा शासन की बागडोर प्रभावती गुप्त के हाथ में आ गई थी। प्रभावती गुप्त को शासन की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से उन्होंने कुशलता पूर्वक शासन किया तथा चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रभावती गुप्त ने मिलकर गुजरात और काठियावाड़ से समुद्र शकों का उन्मूलन भी किया था तथा प्रभावती गुप्त ने अपने बेटे के शासनकाल में 25 वर्ष तक जीवित रही थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्रा। कदम्ब राजवंश का शासन कुंतल कर्नाटक में था।
चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब वंश में हुआ था। शक उस समय गुजरात तथा मालवा के प्रदेशों पर राज कर रहे थे और शकों पर विजय के बाद उसका साम्राज्य न केवल मजबूत बना बल्कि उसका पश्चिमी समुद्र पत्तनों पर आधिपत्य भी। इस विजय के पश्चात उज्जैन गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 390 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी और उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। अब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य विस्तार। शक विजय 379 ईस्वी से 412 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर आक्रमण कर विजित किया गया था। वाहिक विजय महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु के 5 मुखों को पार कर वाहिकों पर विजय प्राप्त की थी। बंगाल विजय महाशैली स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के संघ को परास्त किया था। गढ़ राज्यों पर विजय पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गढ़ राज्यों द्वारा समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अपनी स्वतंत्रता घोषित कर चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य विस्तार पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की ताप घटी दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसके काल में 9 रत्न भी थे जो कि हैं कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेतापर, वराह मिहिर, वररुचि, आर्यभट्ट, विशाख दत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा और भास्कराचार्य। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नाम से प्रतिपादित किया था। कुमारगुप्त के शासनकाल का समय 415 से 455 तक माना जाता है तथा कुमारगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे थे और समुद्रगुप्त इनके दादा थे। कहा जाता है कि कुमारगुप्त ने भी अपने दादा के समान अर्थात समुद्रगुप्त के समान सिक्के जारी किए थे। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। इसने अपने साम्राज्य को अधिक संगठित और सुशोभित बनाए रखा था। कुमारगुप्त का साम्राज्य विस्तार कुमारगुप्त ने अपने साम्राज्य की रक्षा की जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने अनेक उपाधियां धारण की थी। उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्रा दिव्य आदि उपाधि धारण की थी और कुमारगुप्त वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कुमारगुप्त ने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की थी और उसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। अब है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की घटनाएं। पुष्यमित्र से युद्ध। इस काल में पुष्यमित्र ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध का संचालन कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त ने किया था और उसने पुष्यमित्र को युद्ध में पराजित भी किया था। दक्षिण विजय। कुछ इतिहास के विद्वानों के अनुसार कुमारगुप्त ने भी समुद्रगुप्त के समान दक्षिण भारत पर विजय अभियान चलाया था। स्कंदगुप्त जिनके शासन का समय 455 से 467 ईस्वी तक माना जाता है और यह गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक भी माने जाते हैं।
स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र को पराजित कर उस पर विजय प्राप्त की और स्कंदगुप्त ने 12 वर्ष तक शासन किया था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की थी तथा कहिए अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपन से स्कंदगुप्त के शासनकाल के सुदर्शन झील बांध के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि जब ये सुदर्शन झील का बांध स्कंदगुप्त के शासनकाल में टूट गया था तो स्कंदगुप्त ने 2 माह के अंदर इस बांध को एक अतुल्य धन के द्वारा बनवाया था। स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त के उपरांत गुप्त वंश का पतन आरंभ हो गया। पुरुगुप्त, जिसने कि 467 से 469 ईस्वी तक शासन किया था, कुमारगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 473 से 476 ईस्वी तक माना जाता है, बुद्धगुप्त, जिनका शासनकाल 476 से 500 ईस्वी तक माना जाता है, वैन्यगुप्त व भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त बलादित्य, कुमारगुप्त तृतीय तथा विष्णुगुप्त ने 100 वर्ष तक और राज्य किया, किंतु उसमें से कोई भी इतना सामर्थ्यवान नहीं निकला जो हूणों का सफल सामना करता तथा राज्य को विखंडित होने से रोकता। इसी के साथ मैं आपसे बता दूं कि आज हमने गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था, संस्कृति, साहित्य आदि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने अपनी वीडियो में कोई चीज़ नहीं पढ़ाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।